हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वोल्केनो। कहानी की शुरुआत में हमें लॉस एंजलिस शहर का सीन दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे लोग एक सबवे को बनने से रोकने के लिए हड़ताल कर रहे होते हैं। असल में यहाँ की सरकार अभी अभी चेंज हुई है, जिसकी वजह से उस सबवे का काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है, जिससे आम लोगों को अपना काम करने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वो इस सबवे का काम रोकना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर हमको इस कहानी का मेन कैरेक्टर माइक अपने घर पर अपनी बेटी केली के लिए खाना बनाता हुआ दिखाई देता है। माइक एक भूकंप एक्सपर्ट है और वो नेशनल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करता है, जहाँ पर वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है। लेकिन इस वक्त माइक ने अपने इस काम से कुछ दिनों की छुट्टी ले रखी है ताकि वो अपनी बेटी के साथ कुछ समय बिता सके। वहीं दूसरी ओर हमको एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे अभी अभी गोली लगी है। उसे एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जया उसका इलाज करती है। पर तभी वहाँ पर एक भूकंप आता है, जिससे सभी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। इस भूकंप के झटके माइक को अपने घर पर भी महसूस होते हैं। उसके घर का सामान भी नीचे गिर जाता है। इस भूकंप को देखकर माइक अपनी छुट्टियों को छोड़कर अपने काम पर जाने का फैसला करता है। वो अपने ऑफिस फोन करके इस भूकंप के बारे में पूछता है, जिस पर उसका जूनियर उसको घर पर ही आराम से रहने की सलाह देता है, क्योंकि उनके हिसाब से ये काफी छोटा भूकंप था, क्योंकि वो लोग तो रोज ही ऐसे भूकंप की जांच करते हैं। पर माइक फिर भी ऑफिस जाने का सोचता है। उसकी बेटी भी उससे नाराज हो जाती है, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि इस पूरे हफ्ते वो उसी के साथ रहेगा। माइक अपनी बेटी के लिए एक बेबी सिटर को बुलाता है और खुद अपने काम पर चला जाता है। उधर शहर के बीचों बीच एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। वहाँ पर नीचे टनल में कुछ लोग काम करने गए हुए होते हैं, पर उसी भूकंप की वजह से उन लोगों में से कई की मौत हो जाती है। उन सब में से एक आदमी जिंदा बच जाता है, पर वो पूरी तरह से जल चुका है। अब ये मामला भूकंप से रिलेटेड है, इसलिए माइक को कॉल करके वहाँ पर बुलाया जाता है, क्योंकि वो भूकंप एक्सपर्ट है। माइक उस टनल को चेक करने के लिए अपने एक साथी के साथ नीचे उस टनल में जाता है, जहाँ पर बहुत गर्मी होती है। टनल में आगे चलने पर माइक को वहाँ पर बहुत सारे चूहे मरे हुए मिलते हैं, जो कि वहाँ के बढ़ते हुए टेम्परेचर से मर गए थे। माइक टेम्परेचर नापने वाली मशीन से उस जगह का टेम्परेचर नापता है, जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ का तापमान जलती हुई आग के बराबर था। तभी वहाँ पर एक और भूकंप आता है, जिससे उस टनल में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिसमें से बहुत गर्म भाप निकलने लगती है। माइक और उसके साथी का सूट भी पिघलने लगता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से फौरन बाहर निकल जाते हैं, पर माइक इस चीज से काफी डर चुका था। वो फौरन अपने जूनियर को कॉल करता है और उससे इस जगह की जांच करने के लिए एक साइंटिस्ट को यहाँ बुलाने के लिए कहता है, जो इन मामलों में एक्सपर्ट हो। थोड़ी देर बाद उस जगह की जांच करने के लिए एमी नाम की एक जियोलॉजिस्ट आती है, जो अपने कुछ उपकरणों से उस पूरी टनल की जांच करती है। और जैसे ही वो रिजल्ट्स देखती है, वो पूरी तरह से चौंक जाती है। वो माइक को बताती है कि इस टनल की जमीन के नीचे बहुत सारा लावा है, जो धीरे धीरे पृथ्वी की सतह से ऊपर आ रहा है। इन भूकंपों की वजह से पृथ्वी की सतह में एक दरार आ गई है, जिससे वो लावा अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और अगर हमने इस बारे में अभी कुछ नहीं किया, तो ये पूरा शहर उस लावे की चपेट में आकर मारा जाएगा। माइक एमी की बात को सुनकर हंसने लगता है। वो बोलता है कि शायद तुम पागल हो चुकी हो, लावा और वो भी लॉस एंजलिस की जमीन के नीचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एमी अपनी इस बात को साबित करने के लिए माइक से उस टनल में नीचे जाने की परमिशन मांगती है, पर माइक उसको साफ मना कर देता है, क्योंकि वहाँ तो उसकी भी जान जाने वाली थी और वो भी वहाँ से बाल बाल बचकर आया था। एमी उसकी बात को नहीं सुनती और अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसी रात अपने एक साथी जियोलॉजिस्ट को लेकर उसी टनल में चली जाती है। उसको वहाँ वो दरार मिलती है, जहाँ से बहुत गर्म भाप निकल रही होती है। तभी वहाँ पर एक और भूकंप आता है, जो पिछले भूकंप के मुकाबले काफी बड़ा होता है। इस भूकंप से पूरे शहर की बिजली चली जाती है और टनल में चल रही एक ट्रेन भी उस भूकंप का शिकार होकर फंस जाती है, जिसमें काफी सारे लोग होते हैं। भूकंप की वजह से उस टनल में वो गड्ढा और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसमें से लावा बाहर आने लगता है। यानी एमी की बात बिल्कुल सही थी। तभी वहां से बहुत तेज भाप निकलती है, जिसकी वजह से एमी की साथी उस गड्ढे में गिर जाती है। लेकिन एमी उसका हाथ पकड़ लेती है, पर उस गड्ढे के आसपास इतनी गर्मी थी कि एमी के हाथ की खाल ही जलने लगती है, जिसकी वजह से उससे अपनी साथी जियोलॉजिस्ट का हाथ छूट जाता है और उसकी उस गड्ढे में गिरकर मौत हो जाती है। एमी इस चीज का सदमा लिए उस टनल से फौरन बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि उस टनल के साइड वाले तालाब का पानी पूरी तरह से उबल रहा है और वहाँ सभी लोहे की चीज पिघल रही हैं। वहीं दूसरी ओर माइक की बेटी केली को घर पर अकेले डर लग रहा था, इसलिए माइक
उसे अपने साथ कार में बैठाकर अपने ऑफिस ले जा रहा होता है। पर तभी सभी रोडों के नीचे के टनल के ढक्कन एक बहुत तेज भाप के झटके से उड़ जाते हैं और उनमें से भाप निकलने लगती है और उस टनल के पास वाले तालाब से भी बहुत तेज भाप बाहर निकलने लगती है, जिसकी थोड़ी देर बाद उस तालाब में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके से टूटे हुए पत्थर जलते हुए बिल्डिंग्स पर जाकर लगने लगते हैं और देखते ही देखते बाकी दूसरी जगह पर भी बहुत तेज धमाके होने लगते हैं। हर तरफ आग ही आग और तबाही होने लगती है। इस चीज को देखकर माइक भी बहुत ज्यादा डर जाता है, पर अब उसको ये पता चल गया था कि एमी बिल्कुल सही थी। वो डरते हुए अपनी कार को तेजी से पीछे लेने लगता है, पर तभी एक और लावे से जलता हुआ टुकड़ा उसकी कार के पास आकर गिरता है, जिससे माइक वहां से पीछे नहीं जा सकता। वो अपनी बेटी के साथ उसी जगह पर फंस जाता है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। सभी लोग जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे। इस आपदा का फायदा उठाकर कुछ चोर लोगों के घरों में चोरी करने लगते हैं। वहीं अब हम डॉक्टर जया को देखते हैं, जो अपनी कार से अपने घर जा रही होती है, पर तभी जलते हुए लावा का एक पत्थर वहां आ रही एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर गिरता है, जिससे उसका ड्राइवर काफी जख्मी हो जाता है। अब क्योंकि जया एक डॉक्टर है, इसलिए वो अपनी कार से उतरकर उस ड्राइवर की मदद करने के लिए उसके पास जाती है। तभी माइक भी जया को देख लेता है और उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ जाता है। वो केली को कार में रुकने के लिए कहता है और खुद जया के पास जाकर उस आदमी की मदद करने लगता है। अब देखते ही देखते उस तालाब में से लावा बाहर निकलकर रोड की तरफ आने लगा था। उसी रोड पर माइक की गाड़ी भी खड़ी होती है, जिसमें केली बैठी थी। अब धीरे धीरे लावा केली की ओर आ रहा था। लावा को देखकर केली फौरन कार से बाहर निकल जाती है, पर उस समय तक कार के चारों ओर लावा फैल चुका था, जिसकी वजह से वो वहां पर फंस चुकी थी। तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के कारण लावा के कुछ छींटे केली के कपड़ों पर आकर गिर जाते हैं, जिससे उसके कपड़ों में आग लग जाती है। पर तभी माइक उसको वहां आकर बचा लेता है। वो केली को अपनी गोद में उठाकर एक कार के ऊपर से छलांग लगाकर वहां से निकल जाता है। उधर जया भी उस ड्राइवर को अपनी कार में लेकर वहां से अपने हॉस्पिटल जाने ही वाली होती है, पर तभी माइक उसको रोक लेता है और जया से केली को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने को कहता है, क्योंकि आग की वजह से उसका हाथ जल चुका था। जया ऐसा ही करती है। वो केली को भी अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। अब वहाँ एमी भी आ जाती है और वहाँ के लोगों की हेल्प करने लगती है। उधर माइक तभी अपने ऑफिस में कॉल करता है। वो उनसे बोलता है कि जितनी भी हो सके उतनी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियों को भेजो, जबकि वो खुद वहां पर जितने हो सके उतने लोगों की जान बचाने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद बहुत सारी फायर ब्रिगेड्स और एम्बुलेंस वहां पर आ जाती हैं और सभी लोगों की हेल्प करने लगती हैं। तभी माइक को एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो चल नहीं पा रहा था। वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है। इतने में एमी भी माइक का साथ देने के लिए वहां पहुंच जाती है। वो दोनों मिलकर उसे वहां से एम्बुलेंस की ओर ले जाने लगते हैं, पर तभी एक जलता हुआ पेड़ उनके रास्ते में गिर जाता है। वो दूसरी ओर से भी जाने की कोशिश करते हैं, पर वहां पर भी एक बस खड़ी होती है और सामने की तरफ जलता हुआ लावा था। माइक और एमी बुरी तरह से वहां पर फंस चुके थे, पर तभी फायर ब्रिगेड वाले उनको एक सीढ़ी देते हैं और उसके ऊपर से उन्हें आने को बोलते हैं, पर आधे रास्ते पर ही वो सीढ़ी लावा की गर्मी से पिघलने लगती है और टूटकर नीचे गिर जाती है। पर माइक, एमी और उस जख्मी इंसान की किस्मत काफी अच्छी होती है कि वो सीढ़ी आगे जाकर गिरती है, जिससे उन सभी की जान बच जाती है। उधर भूकंप की वजह से टनल में फंसी हुई ट्रेन के ड्राइवर को टनल के अगले हिस्से से बहुत सारा लावा ट्रेन की ओर आते हुए दिखाई देता है, जिसको देखकर ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन के खिड़की दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम हो जाता है और अब धीरे धीरे ट्रेन में इतनी गर्मी हो जाती है जिसकी वजह से ड्राइवर और ट्रेन में बैठे सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। वहीं इस ट्रेन की खबर माइक के डिपार्टमेंट वालों को लग जाती है। वो फौरन अपनी एक टीम बनाकर ट्रेन में फंसे लोगों को बचाने के लिए उस टनल में पहुंच जाते हैं, पर उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाती है क्योंकि अब तक लावा आधी ट्रेन के नीचे आ चुका था। माइक के डिपार्टमेंट वाले जल्दी से ट्रेन के दरवाजे को तोड़कर सभी लोगों को बाहर निकाल लेते हैं, पर ट्रेन का ड्राइवर अभी भी उसके इंजन वाले रूम में है, जिसको बचाने के लिए एक आदमी ट्रेन के अंदर जाने लगता है। पर अब तक लावा पूरी ट्रेन के नीचे फैल चुका था, जिससे ट्रेन का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ट्रेन में चढ़ते ही उस आदमी के जूते भी नीचे से पिघलने लगते हैं। पर वो अपनी पूरी जान लगाकर उस ड्राइवर को अपनी गोद में उठाकर ट्रेन के एंड पर आ जाता है, लेकिन अब लावा ट्रेन से भी आगे निकल चुका था, जिसको देखते हुए वो आदमी उस लावा में ही कूद जाता है और ड्राइवर को लावा से दूर फेंक देता है। माइक की टीम
ट्रेन के ड्राइवर को बचा लेती है, पर वो उस आदमी को नहीं बचा पाते जिसने उस ड्राइवर को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उधर ऊपर अब लावे की वजह से सभी घर, सभी बिल्डिंग्स और वो पूरा शहर आग में जल रहा था। अब वो लावा आबादी वाले इलाके की ओर जाने लगता है जहां पर कई करोड़ लोग रहते हैं, जिसको देखते हुए माइक अपने आप को इसका कसूरवार ठहराने लगता है। वो सोचता है कि अगर मैंने एमी की बात पर पहले यकीन कर लिया होता तो इतनी तबाही और इतने लोग ना मरते, पर अब और नहीं, मैं अब किसी और को नहीं मरने दूंगा। तभी माइक सभी लोगों को बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। अब क्योंकि सभी चीजें लावे की चपेट में आते ही पिघल रही थी, इसलिए माइक सभी लोगों से कंक्रीट की एक बहुत बड़ी दीवार उस लावे के आगे बनाने को कहता है, जिससे सारा लावा एक जगह पर आकर रुक जाएगा और फिर हम सभी फायर ब्रिगेड्स और हेलीकॉप्टर से उस लावे के ऊपर पानी बरसाना शुरू कर देंगे, जिससे वो लावा पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। सभी को माइक का ये प्लान बहुत अच्छा लगता है। माइक फौरन एमी से उस दिशा का पता करने को कहता है जिस दिशा में लावा आगे की ओर बढ़ेगा। एमी एक बॉल को जमीन पर रखकर उसकी दिशा को समझती है और माइक को बता देती है कि लावा किस दिशा में आगे बढ़ेगा। माइक उस दिशा में ही कंक्रीट की एक दीवार को खड़ा कर देता है। धीरे धीरे लावा वहां पर आकर इकट्ठा होने लगता है, जिसके बाद सभी हेलीकॉप्टर्स और फायर ब्रिगेड वाले उसके ऊपर पानी डालकर उसको बुझा देते हैं और सभी की जान बच जाती है। सभी लोग माइक को हीरो हीरो कहकर शाबाशियां देने लगते हैं। पूरा शहर खुश होने लगता है, पर एमी को अभी भी जमीन के नीचे से कुछ कंपन महसूस हो रही थी, जिसका पता लगाने के लिए वो एक बार फिर से उसी टनल में जाती है जहां से ये लावा निकलना शुरू हुआ था। वो टनल भी बिल्डिंग के मलबों की वजह से बंद हो चुकी थी। एमी अपने टेम्परेचर नापने वाले डिवाइस से उस जगह का टेम्परेचर नापने लगती है, जिससे उसको पता चलता है कि हम लोग अभी गलत ही खुशी मना रहे हैं, क्योंकि अभी तो लावा का पूरा समंदर इस शहर के नीचे बह रहा है, जो बस अब 20 मिनट में बाहर आने वाला है और इस बार हम उसको इतने पानी से भी नहीं रोक पाएंगे। एमी तुरंत माइक को कॉल करके इस बारे में बताती है। इस बात को सुनकर माइक की खुशी दुख में बदलने लगती है। धीरे धीरे टनल में लावा आने लगता है। एमी उस टनल से ऊपर चली जाती है, जिसके बाद माइक और एमी एक कैमरे को उस टनल के अंदर डालकर लावे को चेक करने लगते हैं। तभी टनल के अंदर लावे का समुंदर आकर उस कैमरे को अपने साथ ले जाता है। माइक तभी एक मैप को लेकर उस लावे की बहने की दिशा को चेक करता है कि वो लावा शहर के किस हिस्से से होकर निकलेगा। तभी उसको पता चलता है कि इस बार वो लावा डॉक्टर जया के हॉस्पिटल के पास जाकर रुकेगा, यानी सबसे ज्यादा तबाही उसी जगह पर होने वाली थी। माइक को तभी ध्यान आता है कि उसकी बेटी केली भी जया के हॉस्पिटल में ही है। माइक तभी अपनी टीम से बोलता है कि जाओ उस हॉस्पिटल को फौरन खाली करवाओ और केली को ढूंढकर मेरे पास लाओ। तभी माइक की नजर वहां पर खड़ी एक बिल्डिंग पर जाती है, जो असल में एक मॉल होता है, जिसको देखकर माइक एक बार फिर से इस शहर के मैप्स को चेक करने को कहता है। वो देखता है कि जिन टनल्स में से लावा बह रहा है उनसे थोड़ी दूर पर ही पैसिफिक ओशियन है। माइक अपनी टीम और बाकी सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि अगर हम सामने खड़े हुए इस मॉल की बिल्डिंग को गिरा दें तो हम इसके मलबे से लावे की दिशा को बदलकर उस पैसिफिक महासागर की ओर ले जा सकते हैं, जिससे सारा लावा महासागर में चला जाएगा और पूरा शहर बच जाएगा। लेकिन इस मॉल को गिराने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, क्योंकि इतनी देर में लावा सब कुछ तबाह कर देगा। तभी माइक की टीम उसके कहने पर उस मॉल में हर तरफ बॉम्ब्स फिट कर देती है। वहीं दूसरी ओर जया के हॉस्पिटल में सभी जख्मी लोगों को वहां से किसी दूसरी जगह ले जाने लगते हैं, क्योंकि 10 मिनट में ये पूरी जगह सबसे पहले तबाह होगी। पर जल्दी जल्दी में लोगों को ले जाने की वजह से जख्मी लोगों की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। पर उनको यहाँ से ले जाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर किसी वजह से माइक के प्लान ने काम नहीं करा तो सबसे पहले यही लोग मरेंगे और उस समय इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब इतने में ही माइक के पास वाली जगह के नीचे से लावा गुजरने लगता है, जिसकी भाप से रोड फटने लगती है और बिल्डिंग्स हिलने लगती है। देखते ही देखते सारी रोड के टनल्स के ढक्कनों से फव्वारे की तरह लावा निकलने लगता है, जिससे हर तरफ ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी माइक भी अपनी टीम से उस मॉल को उड़ाने के लिए बोलता है, जिसके बाद माइक की टीम वाले उस मॉल को उड़ा देते हैं। तभी माइक को उस मॉल के साइड में अपनी बेटी केली खड़ी हुई दिखाई देती है, जो वहां पर एक बच्चे को बचाने के लिए आई थी। उसको देखते ही माइक उसको बचाने के लिए भागता है और उन दोनों को बचाने के लिए नीचे गिरा लेता है, जबकि खुद वो उनके ऊपर लेट जाता है। उतने में ही मॉल का सारा मलबा माइक के ऊपर गिर जाता है। मॉल के मलबे की वजह से लावा अपनी दिशा बदलकर पैसिफिक महासागर की ओर जाने लगता है, जिसको देखकर माइक
की टीम वाले और बाकी सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन एमी हड़बड़ी में माइक को उस मलबे के नीचे ढूंढने लगती है। उसको लगता है कि माइक अब नहीं रहा, पर तभी माइक बहुत तेज चिल्लाते हुए केली और उस बच्चे को लेकर उस मलबे से बाहर निकलता है, जिसको देखकर एमी और बाकी सब बहुत खुश हो जाते हैं। वो लावा भी महासागर में जाकर ठंडा हो जाता है, जिससे पूरे शहर और हजारों लोगों की जान बच जाती है। पर माइक के बिना ऐसा करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, जिसके बाद हमारा हीरो माइक भी अपनी बेटी को लेकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन वो थोड़ा जख्मी हो चुका था, इसलिए पहले वो अस्पताल जाने की सोचता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि वोल्केनो की कहानी आपको पसंद आई होगी।